तो ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एजे हेल्थ टीवी के नाम से हम ये प्रोग्राम करते हैं। आज का प्रोग्राम है डायबिटीज़ क्या होती हैं, इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हैं, होम्योपैथिक इलाज क्या होगा, इस पे बहुत सेर हासिल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे हमसे वो गाइडेंस या रहनुमाई ले सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ को अगर मैं दो लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे कहूँगा कि जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज मौजूद होती है या शुगर मौजूद होती है उसको हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये ग्लूकोज इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, या जो शुगर है ये इंसान क्यों लेता है। बेसिकली जो लबलबे का काम है वो ये है कि जो पैंक्रियाज है या जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, ये करता क्या है कि जब इसको ब्लड शुगर यानी कि शुगर मिलती है ब्लड स्ट्रीम में तो एक हार्मोन ये बनाता है। लबलबे के बहुत सारे कामों में हार्मोन बनाना भी इसके काम है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है जिसमें एक इंसुलिन नामी हार्मोन भी ये बनाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब इसको खुराक के साथ शुगर मिलती है यानी कि मीठा मिलता है। अच्छा, ये जो मीठा है ये थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर चीनी लेंगे तो ये मीठा होगा या कोई बोतल पिएंगे तो ये मीठा होगा। ये मीठा हमें चावल में भी मिलेगा, फलों में भी मिलेगा, गंदम में, इवन रोटी में भी बहुत ज़्यादा मीठा मिलेगा, बेकरी आइटम में, बहुत सारी चीज़ों में ये निशास्ता या मीठा हमें मिल रहा होता है। तो इसकी तस्हीह कर दें कि सिर्फ चीनी खाने से या मीठा खाने से या मिठाई खाने से मीठा होगा, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल आगे चल के इस पर बात करेंगे। अच्छा, जो लबलबे का मैं फंक्शन बता रहा था कि एक हार्मोन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, बेसिकली लबलबे के बीटा सेल्स होते हैं, वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो जैसे ही कोई खुराक या इनटेक हम लेते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल सरायत कर जाता है। अच्छा, अब लबलबे का काम है कि वो इंसुलिन को वहाँ से अखराज करता है और वो इंसुलिन जो है इस ग्लूकोज को या शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके एनर्जी की सूरत में लीवर में जाके स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एनर्जी के तौर पर उसको दोबारा यूटिलाइज़ करते हैं। और ये एनर्जी किस तरह यूटिलाइज़ होती है, आपको पता है कि इंसानी जिस्म है ये, इसमें लाखों किस्म के सेल्स मौजूद हैं। हर सेल्स को एनर्जी पहुंचती है और एनर्जी के बगैर वो सेल ज़िंदा नहीं रह सकता। तो होता ये है कि वो जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हुई होती है ग्लूकोज की, तो वो सेल में एनर्जी जाती है, वहाँ से वो एनर्जी जलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू या कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वो बाहर आती है जल के, यानी कि वो गैसेस अखराज होती हैं। तो ये एक सिस्टम है। सेल की मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक ताला है, वो बंद होता है, उसको एक चाबी चाहिए। वो चाबी इंसुलिन की सूरत में, आप इंसुलिन को एक चाबी कह लें कि वो चाबी उसको मिलेगी, वो सेल खुलेगा, वो एनर्जी उसके अंदर जाएगी, तो इंसान को एनर्जी मिलेगी और वो फ्रेश होगा और उसकी ज़िंदा रहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस किस्म की बात कर रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि हमारा जो पॉइंट चल रहा था कि डायबिटीज़ क्या है, तो मैंने बता दिया कि डायबिटीज़ जो ग्लूकोज ब्लड में मौजूद होती है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात इनहेरिटेंस में या फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री हो या आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो तो इंसान डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, यानी कि शुगर हो जाती है उसको, यानी कि शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, उसमें 3 कंडीशन हैं या 3 टाइप्स हैं जिसको हम शुगर की टाइप्स कह सकते हैं या डायबिटीज़ की टाइप कह सकते हैं। टाइप 1 पे बात करूँगा। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 जो है ये बेसिकली ये आपको इनहेरिटेंस में और फैमिली में हिस्ट्री, आपके कोई चाचा, मामा, ताया, बाप, वालदा, उनमें कोई हिस्ट्री ऐसी मौजूद होती है तो आप प्रोन टू होते हैं। और ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि आपके जेनेटिक्स या जीन्स में वो इशू होता है तो वो आपको कन्वर्ट हो जाता है। इस पर आपका इख्तियार बहुत कम है। टाइप 1 में होता क्या है
कि जो आपका जिस्म, आपको पता है जिस्म में एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो कि जिस्म की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है, कि जैसे कि फ़ौरन बॉडी कोई इन्वेडर या कोई हमलावर उस पर बैक्टीरिया की सूरत में, वायरस की सूरत में, पैथोजन की सूरत में हमला करे तो उसका डिफेंस का निज़ाम इस ऑटो इम्यून सिस्टम ने संभालना होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जो सिस्टम है ये दुश्मन को पहचान लेता है और बाज़ औक़ात ये दुश्मन को नहीं पहचानता और दोस्त को दुश्मन समझ रहा होता है। तो टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी के लिए इतनी डिटेल में जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी, लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि डायबिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी, मेरा दावा है। टाइप 1 पे दोबारा वापस आते हैं। बात हो रही थी कि जिस्म का ऑटो इम्यून सिस्टम है उसका डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि वो दोस्त को दुश्मन समझता है। बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है हर वक्त। तो बीटा सेल्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन जो है वो नहीं मिलती। और जैसे ही आपको खुराक या कोई मीठा इस किस्म की चीज़ लेते हैं तो जाहिर है उसको एनर्जी में कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके एनर्जी के सूरत में लेने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके जिस्म का जो डिफेंस का निज़ाम है, जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसकी डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि उसकी ख़राबी की वजह से कि वो दोस्त को नहीं पहचानता और वो बीटा सेल्स को दुश्मन के तौर पे लेता है और इस तरह वो सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन डेवलप नहीं होती। इस सूरत में आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है, ऑरल से काम नहीं चलता, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इस टाइप के साथ भी इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ गुजार सकता है। हमारे मतलब एक क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, बहुत बड़ा नाम है, स्विंग के सुल्तान कहलाते रहे हैं। अगर आप उनको स्टडी करें उनकी लाइफ को तो 16 साल में वो टाइप 1 का शिकार हो गए थे। डायबिटीज़ मेलाइटस इसको हम कहते हैं टाइप 1। अच्छा, मेलाइटस क्या है? मेलाइटस लैटिन का लफ्ज़ है, ये हनी और स्वीट के मानों में आता है, यानी कि मीठे के मानों में। तो वसीम अकरम को 16 साल में ये टाइप 1 थी, लेकिन उसके साथ भी भरपूर ज़िंदगी, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए और माशाल्लाह क्रिकेट में भी उन्होंने आखिर कर दी। तो ये थी टाइप 1। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 जो है ये आपकी अपनी बेइतदालियों, यानी कि जो आप खुराक खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल है, उसमें बेकायदगी और इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। टाइप 1 कुदरत की तरफ से, और टाइप 2 अगर डायबिटीज़ होती है तो वो आपकी अपनी वजह से होती है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कैसे। देखें, बात यह है कि जिस्म या लबलबा जो है वो एक माकूल मिकदार में इंसुलिन पैदा कर रहा होता है। वो जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, एक कैपेसिटी है उसकी, उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन उसकी जारी रहती है। लेकिन जब आप उस पर बोझ डबल कर देंगे, मिसाल के तौर पर अगर जिस्म को, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 मिलीलीटर या 100 मिली डेसीलीटर उसको चाहिए है इंसुलिन, और आप उस पर इसका डबल बोझ डाल देंगे। इधर से मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, बोतलें भी चल रही हैं, चाय भी मीठी चल रही है, बेकरी आइटम भी चल रही है, चावल भी दबा के खा रहे हैं, गंदम भी दबा के ले रहे हैं, मेलन्स, ये जो तरबूज और खरबूजे हैं ये भी दबा के, इसमें भी मीठा बहुत ज़्यादा होता है, केला भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मीठा ज़्यादा होता है इसमें, आम ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें भी मीठा ज़्यादा होता है। तो होगा क्या कि वो जो आपके निज़ाम है वो कोलैप्स कर जाएगा। एक हद पे तक तो लबलबा काम करेगा, उसके बाद ज़ाहिर है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होगी कि वो इतने ज़्यादा मीठे को एकदम बर्दाश्त कर सके। तो बेसिकली ये इनबैलेंस होता है इसका, मतलब आप जो इनटेक लेते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन का। एक 70 सीसी की मोटरसाइकिल है, उस पर आप 1 to 5 वाला बोझ डाल देंगे तो अल्टीमेटली इंजन बैठ जाता है, लबलबे को बहुत काम करना पड़ता है, तो उसमें फिर ख़राबियाँ आती हैं। तो ये होगी टाइप 2। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 ख़वातीन में होती है, इसको हम जेस्टेशनल टाइप कहते हैं। होता है इसमें क्या है कि जब खातून हामला होती है, ये उसी वक्त ये टाइप होती है कि जब खातून हमला होती है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, चूँकि वो ग्रोथ का सिलसिला उसका चल रहा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो प्लेसेंटिना एक मतलब नाली टाइप चीज़ होती है, उसके ज़रिए बच्चे को खुराक मिलती है। तो हार्मोनल चेंजेस ख़वातीन में आती हैं और फोकस सारा
बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सारी कंसंट्रेशन वहाँ चली जाती है। नतीजतन जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसमें फिर ये ख़वातीन जो है ये डायबिटीज़ टाइप 3 यानी कि जेस्टेशनल टाइप में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमल मतलब पूरा होता है या डिलीवरी होती है या बच्चा पैदा होता है तो दोबारा वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में दोबारा डायबिटीज़ की शिकार हो सकती हैं और ये ज़्यादा इम्कान है वो प्रोन टू या मतलब उसमें चली जाती हैं। तो ये टाइप 3 की बात हो गई। अब आते हैं जी इसके सिम्टम्स। टाइप 1, 2 और हमने 3 डिस्कस कर लिए। अभी इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होगी तो उसकी अलामात क्या होंगी। तो सबसे पहले जो अलामात में आपको फटीक यानी थकावट महसूस होगी। अच्छा, थोड़ा सा जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम मदहोश होते हैं, थकावट हो जाती है, और जैसे ही हम कोई ड्रिंक लेते हैं, खुराक लेते हैं, इंटेक लेते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो फ़ौरन फ्रेश हो जाता है। अगर नॉर्मल इंसान ना हो और उसको डायबिटीज़ का इशू हो तो वो फ्रेश नहीं होता। उसकी वजह भी यही है कि जैसे ही वो इंटेक लेता है उसको उस लेवल की एनर्जी नहीं मिलती और वो जो फटीक है वो कायम रहती है। मिसाल के तौर पर मैं थका हुआ हूँ, मैं 8 घंटे मैंने काम किया, अब मुझे खाने की तलब हो रही है, मैंने खाना खाया तो उस खाने के ज़रिए जो शुगर मेरी बदन का हिस्सा बनना था उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को फिर सेल में जाके उसको बर्न होना था, जलना था और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसने बाहर निकलना था। तो वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। प्रॉपर इंसुलिन टाइप 1 की वजह से या टाइप 2 की वजह से नहीं मिलती रेलिवेंट मकदार में, तो वो उसकी बर्निंग का या एनर्जी का प्रोसेस है वो नहीं बनता, इसलिए वो जुज़्वे बदन नहीं बनता, आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती तो थकावट महसूस होती है। तो ये इसकी एक फ़िलॉसफी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मतलब मैं साथ में फिजियोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जी, अमूमन आपने सुना होगा कि जो ये मरीज़ है शुगर का या डायबिटीज़ का तो उसमें उसको थर्स्ट प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, वो भी यही फ़िलॉसफी है कि उसको डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म, आपको पता है मोर देन 70% जो जिस्म है वो पानी पर मुश्तमिल है और इंसान को पानी किसी सूरत में चाहिए होता है। होता क्या है कि जब आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तरफ जाते हैं यानी कि पेशाब जो छोटा है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, पेशाब छोटा क्यों ज़्यादा करते हैं? चूँकि शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में रहती है और जुज़्वे बदन नहीं बनती, सेल्स को एनर्जी की सूरत में नहीं मिलती वो, और ग्लाइकोजन में कन्वर्जन उसकी नहीं होती, तो वो ब्लड स्ट्रीम में मौजूद रहती है और अल्टीमेटली गुर्दों के थ्रू वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल रही होती है। तो उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करना पड़ता है और पेशाब आपको पता है जब आप बार बार करते हैं तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से इसमें डिहाइड्रेशन, फिर आपको प्यास लगती है, आपके होंठ खुश्क रहते हैं, मुंह खुश्क रहता है और आप बार बार पानी पीने के बावजूद आपकी प्यास नहीं बुझती। तो ये एक प्रोसेस है इसका। तो थर्स्ट इसमें मतलब चल रही होती है और यूरिनेशन साथ में चलती है। फटीक मैंने बता दिया। बाज़-औक़ात अगर आप देखें तो विज़न के इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, विज़न के इश्यूज़ क्यों होते हैं? विज़न के इश्यूज़ इसलिए होते हैं कि जो आँख की तरफ नर्व्स जाती है, क्योंकि नैरोपैथी की अगर हम बात करें इसमें नर्व भी डैमेज होती हैं या तंग होती हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, प्रॉपर इंसुलिन नहीं मिल रहा तो नर्व्स यानी कि नैरोपैथी का इशू होता है, जिसका जो नर्व्स हैं हमारे जिस्म में, नालियाँ हैं, वो तंग हो जाती हैं और डैमेज होती हैं। तो जो आँख की तरफ जो नर्व्स जाती हैं वो तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से जो देखने का रेटिना अपना अमल पूरा नहीं करती, इसकी वजह से धुंधला नज़र आता है और विज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। चूँकि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं है आँख को और ब्लड के साथ ही चीज़ें मूव करती हैं, जो एनर्जी है वो चाहिए होती है उसको, तो इसमें ये विज़न के ये इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, वाउंड जो है, ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता डायबिटिक पेशेंट का। अच्छा, वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि जब ज़ख़म हो जाता है इंसानी जिस्म में तो वहाँ पे ग्लूकोज़ या शुगर की बहुत ज़्यादा मौजूदगी होती है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में वो शुगर शामिल होता है। तो उस जगह पे वो शुगर या मीठा जो है या मिठास जो है ज़्यादा मिल रही होती है बैक्टीरियाज़ को या वायरसेस को, जो कि उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट में वो ज़िंदा रहना पसंद करते हैं, वो इस इन्वायरमेंट में खुश रहते हैं।
इसलिए हम कहते हैं इसको बार बार साफ़ करें, खुश्क करें, जम को एंटीबायोटिक चीज़ें लगाएं और जम से उसको हतल इम्कान महफूज रखने की कोशिश करें, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसको हील नहीं होने देता। तो इसमें ये फ़िलासफ़ी है। अच्छा, बाज़ औक़ात शुगर का पेशेंट आपको शिकायत करता है कि जी मेरे पाँव सुन्न हो गए, या मेरे पाँव में या हथेलियों में जलन हो रही है। तो इसकी भी यही फ़िलासफ़ी है कि जो न्यूरोपैथी है, चूँकि वो नर्व्स अपना ठीक काम नहीं करते, या तो वो डैमेज हो जाते हैं या नालियाँ तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से वहाँ ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई पूरी नहीं पहुँचती, तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और इंसान को वहाँ पे आप काटें, उसको मतलब चुटकी काटें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिक करते हैं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं न्यूरोपैथी का इशू उसके साथ चल रहा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है और आपका इंटरेस्ट लेवल मतलब साथ साथ चल रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाल्लाह बहुत मालूमाती वीडियो है। तो आते हैं जी पाकिस्तान में इसकी शरह क्या है। तो हर पाँचवा बंदा, अगर IDF की हम बात करें, इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन या डायबिटीज़ फाउंडेशन एक इदारा है, उसको ये मॉनिटर कर रहा था, उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर पाँचवा बंदा यानी कि 19.4% एग्जैक्ट उन्होंने बताया है कि हर पाँचवा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। एक होता है प्री डायबिटिक और एक होता है डायबिटिक, यानी कि शुगर होने से पहले वाली स्टेज जो बॉर्डर लाइन कहलाती है, और शुगर हो जाने के बाद वाली स्टेज। जो बाद वाली स्टेज है वो 19.40% है। ये IDF के सेंसस हैं, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इतने ही लोग यानी कि 19.40% तो शिकार हो चुके हैं, और इतने ही लोग शिकार होने वाले हैं, यानी कि प्री डायबिटिक की स्टेज में हैं। अच्छा, प्री डायबिटिक और डायबिटिक को थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब डिफ़ाइन कर दूँ। अच्छा, शुगर को मापने के लिए या डायबिटीज़ को डिक्लेयर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू आप करवा सकते हैं। बड़े इजी टेस्ट हैं, घरों में भी ग्लूकोमीटर के थ्रू हो सकता है, ये लेबॉर्ट्री में आप कर सकते हैं। एक को हम फास्टिंग कहते हैं, एक को हम रैंडम कहते हैं, और एक को हम HbA1c कहते हैं। अच्छा, जो फास्टिंग है ये अगर 100 मिली डेसीलीटर से कम है खुराक में, तो ये यहाँ तक ठीक कहलाता है। लेकिन ये अगर 100+ और 126 या 125 के दरमियान है, तो ये आपकी प्री डायबिटिक स्टेज होगी। तो इसको कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें रैंडम की, आपने खाना खाया, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपने शुगर टेस्ट करवाया, अगर ये 140 से 159 के दरमियान है तो ये प्री डायबिटिक स्टेज होगी, और 139 है तो ये नॉर्मल रेंज है, और 159 से यानी कि 160 से ऊपर जा रहा है तो ये फिर डायबिटीज़ की कैटेगरी में फॉल करेगी। उसके बाद आते हैं HbA1c। HbA1c आपके 3 माह की शुगर को रेगुलेट करता है। मैं हमेशा यही टेस्ट रिकमेंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है, अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं। ये 5.7 से अगर नीचे है यानी कि 5.6 तक है तो ये नॉर्मल रेंज की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 5.7 और 6.5 अगर हो जाता है, ये 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान हो तो ये प्री डायबिटिक यानी कि आपको शुगर हो सकती है, प्री डायबिटिक स्टेज है, तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं। लेकिन अगर जैसे ये 6.5 क्रॉस करता है तो ये डायबिटीज़ डिक्लेयर है। अच्छा, प्री डायबिटिक स्टेज को रिवर्स करना बिल्कुल पॉसिबल है। होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। 2 से 3 माह में आप लाइफस्टाइल चेंज करके और कुछ हमारी बताई हुई मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 5.7 से नीचे जा सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में इसे अल्लाह ताला ने शिफा दी है, हमने दवाई की है, और पेशेंट ने उसमें ज़ाहिर है परहेज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली पोजीशन है, वो ज़रूरी है। तो ये हो सकता है। टाइप 1 जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, बहुत मेहनत तलब काम है, उसकी मैनेजमेंट हो सकती है लेकिन रिवर्स नहीं होती। टाइप 2 भी अगर डायग्नोज हो जाए तो मुश्किल काम है उसको रिवर्स करना, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो ये बिल्कुल रिवर्सेबल है, तो इसमें बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। तो बात करते हैं जी कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकती हैं। जी कॉम्प्लिकेशन इसमें सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया होता है कि शुगर लेवल का कम हो जाना, जिस्म में ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल एक मुतद्दल मकदार में होना चाहिए, वो कम होता है, उसको हम हाइपो यानी कि कम
ग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो कब और ग्लाइसीमिया शुगर या डायबिटीज़ या ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आप ये इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन ज़्यादा ले लेते हैं या आपका लबलबा ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो फिर उसमें शुगर की मिकदार जिसमें में कम हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमको इनटेक लेते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि शुगर हमारी प्रॉपर हो जाए। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। उसमें होता क्या है कि इंसुलिन आपको कम मिलती है, आप इंजेक्शन कम लेते हैं या लबलबा कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसके बीटा सेल्स कम प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की मिकदार ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। उसे कॉम्प्लिकेशन, वो जो मैंने कहा थकावट, यूरिनेशन, और वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा होता है या ज़ख़म ठीक नहीं होते, वो हम पीछे बात कर चुके हैं। उसके बाद न्यूरोपैथी की बात थी कि नर्व डैमेज का इशू होता है। आपको पता है कि नर्व जो है इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं। अगर हम गुर्दे की बात करें तो गुर्दे में नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन्स का काम होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ़िल्टर करके जिस्म को बाहर निकाले। जब नेफ्रॉन्स ही नहीं होंगे या वो डैमेज हो जाएंगे या वो तंग हो जाएंगे, उसके रास्ते कम हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन का या गुर्दा अपना काम नहीं करता। इसकी वजह से अल्टीमेटली गुर्दा भी डैमेज हो जाता है और गुर्दा भी अपना फ़ाल सही अदा नहीं करता। इसके अलावा स्किन के इश्यूज़, आपको स्किन में रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इचिंग वगैरह, और ये मामलात हैं। इसके अलावा लीवर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दिल के मसले हो सकते हैं, आँख जिस तरह विजन के इश्यूज़ मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है हो सकती हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं या मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या इससे रोका कैसे जा सकता है। अच्छा, टाइप 1 तो मैंने बताया कुदरत की तरफ से जेनेटिक्स इशू है। टाइप 2 में हम इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपका लाइफस्टाइल, मतलब उसमें आपने इतदाल पसंदी लेके आनी है। इस्लाम में भी है कि मियाना रवि की तरफ आएँ और मियाना रवि में बचत है। तो अगर हम बात करें कि प्रिवेंट इसको कैसे करना है, तो प्रिवेंटेशन के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करें। अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उसको कंट्रोल करें। आपकी उम्र, आपकी एज या आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो भी BMI बनता है, आप इंटरनेट पे इसको ले सकते हैं। उसके मुताबिक उन्हें वज़न को कंट्रोल करें। ओबेसिटी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, खुराक को कंट्रोल करें, मिठास वाली चीज़ें कम खाएं, प्रोटीन्स ज़्यादा लेंगे, फाइबर ज़्यादा लेंगे तो आपका वज़न कम होगा और ज़्यादा बोझ जिस्म पे नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम एलोपैथी में लेते हैं। माज़रत के साथ एलोपैथी के दोस्त भी नाराज़ होते हैं, मैं कोड नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो स्टीरॉइड्स हैं ये भी इसकी एक मेन वजह है। तो एंटीबायोटिक को अवॉइड करने की कोशिश करें। एंटीबायोटिक लेने से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है और जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं या वो उसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो कमज़ोर होती है। जब आपकी फ़ौज ही कमज़ोर होगी तो फिर आपका ख्याल किसने करना है। स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकर है तो बराए करम स्मोकिंग छोड़ दें। निकोटीन उसमें एक ऐसा एजेंट मौजूद है जो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है। अल्कोहल को अवॉइड करने की कोशिश करें। भरपूर नींद लें, कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए एक इंसान को ज़िंदगी में, उससे वो फ्रेश रहता है। स्ट्रेस इसकी बहुत बड़ी वजह है। टेंशन ज़ाहिर है इसको अवॉइड करना मुश्किल है, इसको कॉप करने की कोशिश करें। माहिर नफ्सियात से बात करें अगर आपको किसी किस्म की स्ट्रेस है, ताकि आपको वो वे आउट बताए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। खुराक में मीठा कम लें, इतना लें जितनी कि जिस्म को ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा लेंगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होती। 1 किलो की अगर इंसुलिन या 1 लीटर की इंसुलिन है और उस पर 10 लीटर का बोझ डाल देंगे तो अल्टीमेटली कोलैप्स होगा। तो अब आते हैं जी होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले लीडिंग मेडिसिन जो कि जामुन से बनती हैं। आगे अभी बरसात का मौसम जब आता है तो जामुन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रेश जामुन ज़रूर खाइए, इससे एक होम्योपैथी की मेडिसिन बनती है। ससीजियम इसका नाम है, इसको इस्तेमाल करें। इसमें जो पोटेंसी है, पोटेंसी तो मैं इसमें मदर टिंचर रिकमेंड करूँगा आपको। तो ये जामुन से बनती है बेसिकली। उसके मैं नाम आपको डिस्प्ले कर देता हूँ पीछे, आप देख सकते हैं। यूरेनियम एक मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करेगी। सुबह दोपहर शाम
5 से 7 कतरे ओरल ले लें या 10 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। फास्फोरिक एसिड अच्छा काम करती है, 30 में रिकमेंड करूँगा। उसी तरह सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे ओरल अगर लेना है तो ले लें, या फिर मतलब थोड़े से पानी में 10-12 कतरे ले लें। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। दुआओं में याद रखें। AJ हेल्थ टीवी का लोगो भी आपके सामने आ रहा है। इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। AJ हेल्थ TV 409 उसामा ब्लॉक नस्तर कॉलोनी से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।